जो ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू नेट एंड जो हमने अभी तक पढ़ा नेट रिलेटेड क्वेश्चन है। ये नेट रिलेटेड क्वेश्चन ऑन मेटल कार्बन। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा साथ साथ में। कंपाउंड 2011 का है, नेट दिसंबर 2011, नेट 2000 दिसंबर का है ये। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज दिखाने जा रहा हूँ वो सबके सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के बहुत इजी होते हैं इसलिए वो तो हो जाएंगे, बट 4 मार्क्स से मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे आया है, अ कंपाउंड ए हैविंग, आप लिख के रखिए क्योंकि मैं मिटाऊंगा अभी। हैविंग कंपोजिशन FeC9H8O3 shows one singlet at 2.5 ppm and another at around 5 ppm in H1 NMR spectrum. The IR spectrum of this compound indicates the IR spectrum of this compound indicates 2 bands. Around 1900 centimeter inverse and 1680 centimeter inverse. This compound follows 18 electron rule. दिखेगा शायद. This compound follows 18 electron rule of the following statement. Which of the following statement is correct? 18 electron rule मैं इतना ही लिखूंगा। अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे। स्टेटमेंट कौन कौन से इसमें ठीक है वो आपको बताना है। रिलेटेड टू दिस कंपाउंड, जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के कंपाउंड के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो लिखना आप। होप तो आपने लिखा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। ये आधा ही क्वेश्चन अभी है, ठीक है। स्टेटमेंट देखो क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इट हैज eta 5 CP ग्रुप। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हैज eta 5 CP group. Second B, it has terminal CO ligand. Third, it has FeH. It has FeH bond. Fourth D, it has CH3 ligand. Answer first A and B only. B second C only. 3 A and C only. And D B and D only. Fourth option B and D only. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2010 में ये पूछा गया नेट में, 2011 में सॉरी दिसंबर नेट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब आपने लिखा होगा तो आपको फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप इसकी तरफ देखिएगा, बाद में स्टेटमेंट्स पे आएंगे।
पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से करना होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन के ऊपर आप, ए कंपाउंड हैविंग ए कंपोजिशन ऑफ FeC9H8O3। जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स में करते हो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है और आपको क्या चीज चाहिए। इंफॉर्मेशन आप इसी से निकालेंगे क्योंकि आपको दिए कुछ इंफॉर्मेशन। फिर क्या लिखा है, शोज वन सिग्नल एट 2.5 ppm, वन सिग्नल एट 2.5 ppm एंड अनदर एट अराउंड 5 ppm। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2.5 ppm पे और 5 ppm पे है, दो सिग्नल है आपको एनएमआर में, आपको दो सिग्नल मिल रहे हैं। कौन कौन सी, 2.5 ppm एंड एट अराउंड 5 ppm। तो 5 ppm आपको क्लियर कर पता है, आपको मैंने शायद कल लिखवाया रेंज, परसों मैंने आपको बता दिया कि इन केस आप सीपी रिंग इट इज अराउंड 5 ppm, सिग्नल कहाँ पे आते हैं 5 ppm के करीब करीब, और जो आपका CH3 ग्रुप ऑलमोस्ट वो 2.5 ppm के करीब करीब आ रहा है। तो इसके हिसाब से आपको करना क्या है, सबसे पहले इससे हमें ये पता चल रहा है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सीपी रिंग, इसकी वजह से क्लियर है, दिस इज क्लियर, इट इज नॉट टू मच क्लियर बट इट इज क्लियर। 5 ppm इस वाले मॉलिक्यूल में, इसका मतलब ये है कि 5 ppm के अराउंड सीपी रिंग होती है। अगर 7 ppm होता तो बेंजीन रिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट था, तो फिर हमें और भी देखना होता है, बट हम यहाँ पे जाके लेट कर सकते हैं कि ऐसा है, फिर बाद में देखेंगे अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है और बाकी जो इसने स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो भी इसने इंफॉर्मेशन दी अगर वो करेक्ट है तो हमारा कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्चुअल होगा। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास FeC9H8O3, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है, सीपी रिंग। सीपी रिंग की फार्मूला क्या होती है, C5H5, हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, Fe, तो कार्बन में जो 9 थे तो 5 जाएंगे तो कार्बन 4 बचेंगे, H में 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे H3, और O में कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब देखो बेटा, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर आप सेकंड इंफॉर्मेशन देखेंगे इसमें कि रिलेटेड टू दिस यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है, और आपको ये बता दिया कि दो इसमें ये बैंड्स प्रेजेंट हैं IR स्पेक्ट्रम के, एक है अराउंड 2 बैंड्स IR के, एक अराउंड है 1900 सेंटीमीटर इनवर्स एंड ऑलमोस्ट सेकंड किसके प्रेजेंट में 1680। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, 1680 आप बोलते कि ब्रिजिंग का है, रिमेंबर दिस, क्योंकि 1680 अगर आपको मैंने पहले ही बोला आपको टर्मिनल का CO किस फ्रीक्वेंसी पे है वो याद रखना है, मैंने एक रेंज बता दिया। देखो ये वाला जो NMR जो IR ये वाला दिया हुआ ये क्लियरली लग रहा है क्योंकि हमारे पास ब्रिजिंग का कोई चांस नहीं है। जो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला है, इस इंपेरिकल फार्मूला से ये पता चल रहा है कि वी डोंट हैव द ब्रिजिंग, कि हमारे पास ब्रिजिंग का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिर 2 आयरन होने चाहिए बट यहाँ पे एक ही आयरन है। ब्रिजिंग का कंसेप्ट यहाँ पे हम ओमिट करेंगे, तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 1680 ब्रिजिंग की वजह से होगा, किसी और कारण से हो सकता है, देखेंगे आगे। बट ये चीज क्लियर कट है कि जो ये वाला IR फ्रीक्वेंसी दिस इज फॉर टर्मिनल, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक CO को हम भी निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक CO है प्रेजेंट। क्यों हमें पता चला ये, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास IR को जो यहाँ पे बता दिया 1900, हमें पता है कि टर्मिनल है, बट ये क्या है ये भी हम नहीं बता सकते। हमें ऐसा लग रहा है कि ब्रिजिंग है, बट ब्रिजिंग को हम यहाँ पे ले नहीं सकते, व्हाई, बिकॉज देयर इज ओनली वन आयरन इज प्रेजेंट। तो जब एक ही आयरन प्रेजेंट है तो ब्रिजिंग को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, बचा क्या हमारे पास बचा Fe, हमारे पास बचा अब कार्बन एक गया तो कार्बन 3 बचे, और यहाँ पे H3 है ही, और O बच गए एक ही, सॉरी 2 बच गए वो। अब देखिएगा बेटा, अब इसमें क्या क्या चीज है आपको, अब इससे यहाँ से आपको ये क्लियर देखना है कि आपको यहाँ पे खुद देखना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या इसका क्या बन सकता है, इसका कौन कौन सा कंपाउंड बन सकता है। देखिए क्या क्या है, C3 है, H3 है, O2। अब खुद सोचेगा कि यहाँ पे क्लियर क्या दिख रहा है आपको, कौन कंपाउंड हो सकता है क्लोज टू दिस जो हमारे पास लिगेंड है, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे सर O2 होगा फिर H3 होगा, तो हमें ये भी देखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जाके इंटेलिजेंट गेस लगानी है, आपने जो अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से आप देखना है। हमारे पास पता है कि हमारे पास लिगेंड क्या है, या तो CP होगा, या तो CH3 होगा, या तो CO होगा, हमारे पास जनरली या तो H होगा, खाली H। तो बट बेस्ट पॉसिबिलिटी इसमें क्या बन सकती है,
इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर हम यहाँ से एक CH एक निकालेंगे C और एक 3H हो गए, CH3 निकल सकता है। और बचेंगे कितने, बचेंगे 2C और 2O, तो फिर 2CO निकल सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब ये चीज पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या बोलेंगे, हम अभी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम और एक चीज निकालेंगे जो हमारे पास अभी बचा है, मैं ऊपर लिखूंगा इसको। हमारे पास अभी ये है CH3 एंड O2, हम माइनस CH3 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच रहा है ये FeC2O2, हमें ये बचा। अब देखिएगा बेटा, अब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर। जो हमने क्या क्या बोला, हमने बोला ये प्रेजेंट है, एक दूसरा प्रेजेंट है और तीसरा प्रेजेंट है। ये हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए से हमें ये पता चला कि ये चीज प्रेजेंट है। जब हम स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे तो देखिएगा बेटा, जब हम ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर, तो आयरन यहाँ पे, ठीक है। अब CP रिंग 𝜂5 मोड में, फिर हमने बोला CO एक प्रेजेंट है, गुड। हमने बोला CH3 प्रेजेंट है। अगर हम ये मानते, देखो अभी ये क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। फिर क्या बचा यहाँ पे C2O2, मतलब यहाँ पे 2 CO और प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास बचा। अब देखिएगा बेटा, हमें वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया गया कि दिस फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सबसे पहले हम चेक करेंगे whether this compound follows 18 इलेक्ट्रॉन रूल or not। और दूसरी बात, यहाँ पे CU जो तीनों के तीनों है, ये टर्मिनल है। तो हमारे पास जो दूसरी इंफॉर्मेशन है कि 80 सेंटीमीटर इनवर्स IR स्पेक्ट्रम बैंड आ रहा है, उसका हमें भी कोई पता नहीं है। ये चीज अभी हमें मिसिंग है कि हम अभी ये नहीं बता पा रहे कि ये क्यों है। हमने अगर ये वाला स्ट्रक्चर जल्दी में किया, हमें अभी तक जो इंफॉर्मेशन है 1900 का हमने बता दिया, हमने 5 ppm को बता दिया, ये चीज 5 ppm की वजह से, ये चीज 1900 की वजह से। अब CH3 का जो यहाँ पे बता सकते 2.5 ppm ऑलमोस्ट क्लोज है, तो बता सकते उसका ये हो सकता है। बट ये CO टर्मिनल हो ही नहीं सकते क्योंकि 1680 फिर हम मिस कर रहे हैं। अब अभी के लिए हम देखेंगे, हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट यही ये स्ट्रक्चर है। बट हमारे पास और एक इंफॉर्मेशन है कि दिस कंपाउंड फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, दिस कंपाउंड फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हम देखेंगे ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिएगा बेटा, आयरन का कितना है 8, और यहाँ पे ये आयरन के लिए 8 है, प्लस CP का कितना है 5, फिर कार्बन CH3 का कितना होता है 1, कार्बोनिल कितने हैं 3 कार्बोनिल के कितने हो गए 6, तो टोटल कितना आ गया 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इलेक्ट्रॉन। गलत, दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। तो अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ये ऐसा लग रहा है कि एक CO इसमें ब्रिजिंग है। अब ब्रिजिंग कैसे हो सकती है, ब्रिजिंग हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में और कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मतलब एक CO यहाँ पे निकलना चाहिए। बस एक CO अगर कहीं पे निकल जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर होगा, हमारा स्ट्रक्चर सही आएगा। तो एक CO को निकालने के लिए और उसका जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो जस्ट लाइक ब्रिजिंग की तरह आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके इसका एक्चुअली CH3 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये कंपाउंड होगा C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। ये एसाइल ग्रुप होगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O दिस। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1680 सेंटीमीटर इनवर्स होगी, और यहाँ पे CH3 का वही NMR के जरिए से हमें आया 2.5 ppm। और अब देखिएगा क्या, अब इसका यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आएगा आयरन का, CP का 5, बट CH3 CO का 1 होता है, अगर आपको वो याद होगा। CH3 CO का 1 होगा और 2 ही CO बचे तो इसका 4 होगा। अब देखिएगा 4 and 5 5 5 10 और 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये क्लियर स्ट्रक्चर है। अब आ जाओ स्टेटमेंट इस पे। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट हैज 𝜂5 CP, वेरी गुड। फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज गुड। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज ठीक, क्योंकि यहाँ पे जाके इट हैज 𝜂5 CP, हमारे पास पता है कि 𝜂5 CP इज दिस, क्योंकि यहाँ पे 𝜂5 है, 𝜂1 नहीं 𝜂5 है, दैट इज व्हाई 5 ppm पे इसका आया क्या सिग्नल। और सेकंड क्या लिखा है, सेकंड लिखा है इट हैज टर्मिनल CO, गुड, ये भी है टर्मिनल CO है, CO एक है, 2 CO है, टर्मिनल है, क्लियर है। C इट हैज CH3 लिगेंड, CH3 नहीं है बेटा, ये CH3 लिगेंड नहीं है, ये पूरा लिगेंड है, ये एसाइल लिगेंड है, CH3 C डबल बॉन्ड O लिगेंड है। इट हैज ए CH3 लिगेंड, गलत, क्रॉस। D इट हैज FeH बॉन्ड, गलत, FeH कहीं है ही नहीं, तो ये दो नहीं है, तो इसका आंसर है A एंड B ओनली।
तो फर्स्ट वन इज द आंसर, फर्स्ट वन था एनपी आंसर, इट इज आंसर। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। इसी तरीके से आपको, अगर आपको इतना जाके अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये मैं आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में आने वाला है ये पूरा कंसेप्चुअल है, और नेट का क्वेश्चन होता ही ट्रिकी, तो इसलिए सब चीजें आपको दिमाग में रखने के बाद ही क्वेश्चन कर सकते हो। इतना इजी होगा नहीं क्वेश्चन, इसलिए आप समझना कि जो मैं दिखा रहा हूँ टॉप लेवल एग्जाम है आपका, जो ये है यहाँ पे जो नेट एग्जाम है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है आप लोगों के लिए, इसलिए आप इन क्वेश्चन का लेवल भी देखिएगा। लेवल ये नहीं है कि आप बोलेंगे कि सर ये इजी होगा, इजी नहीं है बेटा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट लिखिएगा, ये गेट में आया है, गेट 2009 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना बड़ा है आप डरेंगे, बट इसका आंसर इतना छोटा है, आपको मजा आएगा करने में। देखिएगा बेटा क्या लिखा है, क्वेश्चन ये है, लिखिएगा मेरे साथ ही, ट्रीटमेंट ऑफ WCO6 with one equivalent NaCP। NaCP होता है CP नेगेटिव, सोडियम के साथ कौन सा CP, साइक्लोपेंटाडाइन, गलत एनायन है एक्चुअली। ठीक है, Na की वजह से यहाँ पे Na पॉजिटिव CP नेगेटिव, इसको भी याद रखिएगा। सॉल्यूशन पर NaCP इन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, सॉल्वेंट है, डरिएगा नहीं, THF इज अ सॉल्वेंट जिसमें रिएक्शन हो रही है। गिव्स द आयनिक कंपाउंड M, गिव्स द आयनिक कंपाउंड M। The reaction of M with acetic acid, the reaction of M with acetic acid, CH3COH, reagent gives N। अब ध्यान दीजिएगा, पहले M आपको निकालना होगा, फिर N निकालना होगा। The H1NMR spectrum, the H1NMR spectrum of N shows two singlets with relative intensity, two signal with relative intensity with relative intensity 1:5. When N is heated with H2 gas, when N is heated with H2 gas, when N is heated, H2 gas is evolved. Sorry, when N is heated, H2 gas is evolved. Come on, H2 gas is evolved. जब इसको हीट किया जाता है N को, तो H2 गैस इवॉल्व होता है एंड O इज प्रोड्यूस्ड। देखो पूरा ध्यान देना, O इज प्रोड्यूस्ड, O यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, बट O में भी आल्सो प्रोड्यूस्ड, ये R है, R है, ये O को और भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, O में आल्सो भी प्रोड्यूस्ड, में आल्सो भी प्रोड्यूस्ड by the reflection of WCO6 and CP with CP, and H2 gas is evolved, and H2 gas is evolved. ट्रीटमेंट ऑफ विद, अब जो ये वहां तक बना, ये दूसरा तरीका है O को बनाने का, ये वाला पार्ट यहां तक O वैसे भी बनेगा, O यहां से भी दूसरा तरीका भी, दूसरा रास्ता भी है, बट लास्ट में क्या करना है, ट्रीटमेंट लास्ट में लिखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ
O with treatment of O with one equivalent Br2, ये O है, with one equivalent Br2 produced P, मजा आ रहा है ना, produced P, ABCD पूरा होगा, नहीं यहां तक ही बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, produced P, all compounds follow 18 electron rule, all compounds follow 18 electron rule, 18 electron rule, find out, क्वेश्चन है अब, फाइंड आउट, यहां पे मैं लिखूंगा फाइंड आउट, यहां साइड में लिखूंगा, यहां पे फाइंड आउट क्या क्या, MNOP, MNOP, क्वेश्चन ये, ऐसा मजा आया है? आप सामने होते तो मजा होता आपको देखने में, आपके थ्योरम को। Treatment of WCO6 with one equivalent of NaCP in DHF solution gives the ionic compound of M. The reaction of M with CH3COH reagent gives N. The H1 NMR spectrum of N shows two signals with the relative intensity 1:5. When N is heated, H2 gas is evolved and O is produced. O may also be produced by reflexing of WCO6 with CP. And H2 gas is evolved. Treatment of O with a one equivalent Br2 produced P. All compounds follow the 18 electron rule. Find out MNOP. Now you have to do this question step by step. First, treatment of WCO6 with one equivalent of NaCP. Because when we do this, यहाँ पे क्या होगा कि NaCP है, तो Cp नेगेटिव के जब इसको आप यहाँ पे ट्रीट करेंगे तो जान देना यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड है, यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड है। जब आप Cp के साथ यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्योंकि WCO6 फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, जब इसको आप Cp के साथ ट्रीट करेंगे, Cp नेगेटिव के साथ, NaCP है Cp नेगेटिव, तो यहाँ पे बनेगा आयनिक कंपाउंड बनेगा। ये खुद ही बोल रहा है, इट गिव्स द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड M, जो M होगा वो होगा आयनिक, रिमेंबर दिस, क्या होगा आयनिक, तो वो बनेगा एक्चुअली कार्बोनाइलेट एनायन, कार्बोनाइलेट एनायन। Cp ऐड होगा, CO निकलेगा, Cp ऐड होगा, कुछ CO निकलेंगे, Cp ऐड होगा, कुछ CO निकलेंगे, और जो कंपाउंड बनेगा M, that should follow the 18 electron rule। क्योंकि लास्ट में इसने एक पॉइंट लिखा यहाँ पे जो मैंने आपको लिखवाया, all compounds follow 18 electron rule, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। ऑल कंपाउंड्स चाहे M है, चाहे N है, चाहे O है, चाहे P है, चारों के चारों कंपाउंड्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल से बाहर नहीं निकलना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको ट्रीट किया WCO6 को Cp के साथ, NaCP के साथ, तो हमें मिला आयनिक कंपाउंड M। फिर उस आयनिक कंपाउंड M को ट्रीट करेंगे CH3COH के साथ। अब देखो आयनिक है, नेगेटिव है, तो किसको बोलेगा, पॉजिटिव को, तो ये एसिड है CH3CO नेगेटिव एंड पॉजिटिव H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव को यहाँ पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो यहाँ पे N आएगा, जो N आएगा उस यहाँ पे फिर वो N की ये बता रहा है कि N कैसे होगा, N का स्पेक्ट्रोस्कोपी बता रहा है, N का स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब ये सिंपल है, जिस कंपाउंड के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि ये आदमी कैसे होगा, ये उस आदमी की यहाँ पे कुछ पहचान बता रहा है कि ये यहाँ पे जाके अगर आप उसको किसी को ढूंढना होगा तो आप क्या बोल रहे हैं कि अगर मार्टी सर को आपको ढूंढना होगा तो आप बोलेंगे सर ऐसे होंगे, उसकी दाढ़ी है और यहाँ पे बाल ऊपर रखते हैं, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन आपको दे रही है कि इस कंपाउंड में क्या क्या चीजें हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी वो बता रहा है कि N के बारे में बता रहा है कि H1 NMR स्पेक्ट्रम जो है उसको दो सिग्नल्स हैं विद रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ 1:5। इसका मतलब एक में जाके 1H है और दूसरे में 5H है, क्योंकि रिलेटिव इंटेंसिटी NMR सिग्नल में क्या है, एक सिग्नल जो होगी, और एक सिग्नल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जगह नहीं है, अगर ऐसी सिग्नल है, दूसरी सिग्नल होगी, उसकी इंटेंसिटी 5 टाइम्स होगी इस सिग्नल से। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम मान के चलेंगे ये 1H होगा, यहाँ पे 5H होंगे, अगर यहाँ पे 2H होंगे तो यहाँ पे 10H होंगे। तो ये आपको याद रखना है, रिलेटिव इंटेंसिटी 1:5 का मतलब क्या है। फिर क्या बता रहा है, फिर ये बता रहा है कि अगर N को हीट करेंगे तो H2 गैस इवॉल्व होगा,
तो जब हम N को हीट करेंगे तो देखेंगे पहले N क्या है, हीट करने के बाद H2 गैस इवॉल्व होगा, तो O मिलेगा। O भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, बट O को और भी तरीका है बनाने का। अगर पहले ही WCO6 को ट्रीट करेंगे NaCP के साथ और रिफ्लेक्स करेंगे कंटिन्यूअसली, तो तब भी जाके क्या होगा, तब भी ये O बनेगा और गैस इवॉल्व होगा, O बनेगा। O बनने के दो तरीके हैं। अब O बनने के बाद आप O को ट्रीट करेंगे Br2 के साथ, तो आपको बनेगा P। तो इन सब कंपाउंड्स को 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना होगा और फिर आपको निकालने होगा इनकी स्ट्रक्चर। देखेंगे, चलो बेटा, आपने क्वेश्चन को लिखा होगा, अब आप आंसर देखिएगा। सबसे पहले WCO6 है, इसको ट्रीट करना है NaCP के साथ। जब आप इसको NaCP के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलने वाला है दिस कंपाउंड। देखो पूरा ध्यान देना, टंगस्टन का कितना है, टंगस्टन का इसमें कितने हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, किसी को याद? सिक्स। वेरी गुड, 6 इसके प्लस 12 इसके, कितने हो गए, 18। ओके, अब क्या होगा, अब जब इसके साथ ये ट्रीट करेगा तो बनाएगा आयनिक कंपाउंड, दैट विल बी दिस। पता है CP के साथ ट्रीट कर रहा है तो ये बनेगा, डेफिनेटली ये बनने वाला है। तो W, अब CO एंड CO, और यहाँ पे होगा नेगेटिव। CP नेगेटिव ट्रीट कर रहा है। अब देखो आप बेटा, टंगस्टन फिर से कितने हैं, टंगस्टन यहाँ पे 6 है और प्लस 3 CO का कितना होगा, 6, और CP का कितना होगा, CP का होगा 5 और प्लस 1 होगा ये, क्योंकि माइनस है ओवरऑल चार्ज, तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, तो कितना होगा ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। देखो आयनिक भी है, फर्स्ट कंपाउंड आपका M ये है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको जब CP के साथ, क्योंकि मैंने पहले बोला आपको Na+ CP नेगेटिव एक्चुअली है, ये वाला CP है, ये सिंपली ये वाला CP है, क्योंकि आपके पास ये चीज है, ये नेगेटिव यहाँ पे है और यहाँ पे CP है, इसके Na यहाँ पे, जिसको बोलते हैं NaCP, इस वाले को। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको आएगा ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा आयनिक कंपाउंड। तो M आपका ये बना आयनिक कंपाउंड। इंफॉर्मेशन थी आपको M के बारे में, क्योंकि बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, कॉमन रिएक्शन है ये, तो आपको जो रिएक्शन के हिसाब से मिला तो वो आपको ये चीज मिला कि दिस विल बी, और फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी देखिएगा आप। तो ये फर्स्ट है M कंपाउंड। अब आप M को क्या करने जा रहे हो, जो M कंपाउंड है, अब इस M को आप ट्रीट करना चाह रहे हो किससे, CH3COH के साथ। अब देखिएगा बेटा इसमें क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, मैंने कार्बोनाइलेट आयन को ऐसे ही बोला था कि ये जो नेगेटिव यहाँ पे है, दिस नेगेटिव, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ये इसके पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे नेगेटिव बाहर जाएगा। तो क्या होगा, नेक्स्ट कंपाउंड जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, W, यहाँ पे CP होगा ही, ठीक है, और CO अपने वापस बराबर, और यहाँ पे CO और एक H, नेगेटिव हट गया, जो यहाँ पे नेगेटिव था आयनिक कंपाउंड वो हट गया और H एक आया। अब इसका देखो 18 इलेक्ट्रॉन, W का कितना है, W का 6 है, प्लस 3 CO का 6 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और CP का 5, तो टोटल कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया M। अब N के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, देखो अब आप देख सकते हो ये सही है कि नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, बट आपको और एक इन्फॉर्मेशन है कि इसमें जो इंटेंसिटी है आपको H1NMR की 1:5 है। ऑब्वियसली बात है, इसने नहीं बताया कि किस ppm पे, अगर ये बता देता भी है किस ppm पे तो नेगेटिव, अगर इसने बोला होता, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेगेटिव बोलता है, तो आपको पता है हाइड्राइड की वजह से होगा, क्योंकि W को जब डायरेक्टली अटैच होगा तो उसका नेगेटिव ppm में आता है। तो यहाँ पे जो WH के साथ यहाँ पे है और इसका होगा 1:5, क्योंकि इसके पास 5 H है, यहाँ पे H, 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 CP के पास 5 H है और सबके सब इक्विवेलेंट है, तो इसलिए इसका अगर रिलेटिव इंटेंसिटी देखेंगे, दो सिग्नल आएंगे, एक सिग्नल होगी इंटेंसिटी 1 और दूसरे सिग्नल की इंटेंसिटी होगी 5, क्योंकि यहाँ पे 5H है। तो क्लियर है 1:5 आपको यहाँ पे मिलेगी सिग्नल H1NMR में, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको ये चीज है कि जब आप N को हीट करेंगे, जब आप N को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा O। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आपको। देखो जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, हीट करने से यहाँ पे आपको पहले ही बोल रहा है कि H2 गैस इवॉल्व हो रहा है।
H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। तो H2 गैस कहाँ से आएगा? देखो CP अपने H निकाल नहीं सकता है, आपको पता है वो चीज क्यों, क्योंकि वो एरोमेटिक है, वहां पे जाके बहुत सारी बातें हैं कि क्योंकि वो H को रिलीज नहीं कर सकता है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। और वहां से 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो भी करना चाहिए। अब H2 निकलेगा, जब H2 निकलेगा इसका मतलब दूसरा मॉलिक्यूल भी जरूर आएगा, दो मॉलिक्यूल ये आएंगे तभी H2 निकल सकता है, एक मॉलिक्यूल H2 नहीं निकाल सकता है, इसलिए दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा और वहां पे जाके वो H और ये H मिला के H2 निकलेगा। तो क्या होगा, फिर वो दो मिलेंगे और बनाएंगे ब्रिज। ध्यान देना क्या करेंगे, वो आपस में इस तरीके से होगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जब हीट होगा। हीट होने के बाद क्या होगा वो देखिएगा, जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगा W W, ठीक है। यहाँ पे Cp अपना ही है और यहाँ पे CO, कितने CO है? 3 CO, ये 3 CO हो गए। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी Cp दूसरे, और यहाँ पे CO और CO। अब देखो दो H निकले यहाँ पे, देखो बराबर आए कि नहीं, CO3 और Cp, CO3 और Cp, CO3 और Cp, और W आपस में मिला, क्योंकि तभी जाके पॉसिबिलिटी है इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होना। और यहाँ पे जो H एक इसका H, एक इसका H, तो H2 गैस निकला, H2 गैस इवॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिएगा दो, इसका टंगस्टन है, इसका टंगस्टन, देखो 18 36 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इसके, तभी जाके इसके 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो बोलेंगे हुआ है। अब देखिएगा बेटा 5 इसके 5 कितने हैं, सब मिला के देखेंगे, क्योंकि दो दो जगह नहीं करेंगे। Cp रिंग कितने हैं? 2, तो 2 Cp के कितने हो गए? 10। टोटल कितने हैं? कार्बोनिल 6 हैं, 6 कार्बोनिल हो गए 12। दो टंगस्टन है तो कितना हो गया? दो टंगस्टन का हो गया 6 6 12। अब क्या बचा? अब आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, या आपको ये शेयर्ड पेयर है, इसलिए इसको काउंट करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है W के बीच में, W के बीच में जो सिंगल पेयर है उसको दो इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप कार्बन एंड कार्बन के बीच में दोनों में वो शेयर कर रहे हैं। अब देखो 10 12 और 12, 2 2 4 2 6 हो गए 6 1 2 and 3 36 इलेक्ट्रॉन। दिस फॉलो द 36 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक के पास कितने होंगे? 18, क्योंकि 2 है तो 36, 3 होंगे तो 18 प्लस ऐड करो, 4 होंगे तो 18 into 4 कर लो। तो यहाँ पे जब 36 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, इसका मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो ये बन गया आपका क्या? O कंपाउंड। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ O कंपाउंड। बट O को निकालने का आपको और एक तरीका भी है, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने में। 2 ही क्वेश्चन खत्म हो गए, कल और क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद नया स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा और तरीका इसने ये बताया कि अगर आप इसको Cp रिंग को ऐसे करेंगे, Cp रिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस ऐड करेंगे इसको, सॉरी साइक्लोपेंटाडाइन, प्लस आप WCO6 को इससे रिफ्लेक्स कराएंगे, तो यहाँ पे ये बनेगा डायरेक्टली। H2 गैस भी इवॉल्व होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिंग बोला, रिफ्लेक्स, ये वो सेकंड मेथड है, और H2 गैस इवॉल्व होगा, ये वो सेकंड मेथड है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसने डायरेक्टली बोला, और डायरेक्टली भी बन सकता है रिफ्लेक्स होने के बाद, और यहाँ पे सीधे आएगा, ये भी तरीका है। और अब क्या होगा, अब लास्ट में क्या होगा, अब जब इसको O बन गया ये, तो अब यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे Br2 से, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2। तो Br2 फिर से इस बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक, क्योंकि Br कितना देता है? एक Br देता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बनेंगे 2 टाइम्स W, यहाँ पे Cp रिंग होगी, यहाँ पे होगा CO और Br। अब देखो फिर से 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है कि नहीं? W के लिए 6, Cp के लिए 5, और यहाँ पे Br के लिए 1, 3 CO के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आया टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन। तो दिस फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल ये क्या है? NOP। अब देखो NOP, MNOP, ऑल फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में, सब कुछ सबके सब फॉलो कर रहा है। तो आज 2 क्वेश्चन ही खत्म हो गए, और मुझे भी 3 क्वेश्चन और दिखाऊंगा कम से कम, तो देखो आपका थोड़ा सा नेट के रिलेटेड जो भी आपको इंटरेस्ट वो बढ़ेगा, और आपको कॉन्फिडेंस आएगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना होता है।